पर्सन ए पर्सन बी को मैरिज करने से रेस्ट्रेन करता है, यानी कि उसे शादी करने से रोकता है। कहता है कि पर्सन बी तू इस सी से शादी नहीं करेगा, अगर तू नहीं करता है तो साथ ही साथ मैं तुझे 10,000 रुपये भी दूंगा। क्या ये दोस्तों एग्रीमेंट वैलिड होगा? दूसरा, पर्सन ए बी को ट्रेड करने से रेस्ट्रेंट करता है, उसे ट्रेड या फिर हम कहें बिजनेस करने से रोकता है। कहता है कि तू इस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस नहीं करेगा, अगर नहीं करा तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। या फिर मान लो वो कहता है कि तू कहीं पर भी तेरा ट्रेड या फिर बिजनेस नहीं करेगा, नहीं करता है तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। दोस्तों, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा या नहीं? तीसरा, एक्स वाई से कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट करता है कि एक्स वाई से ये कहता है कि वाई, अगर मेरी तरफ से कुछ ब्रीच हुआ तो तू मेरे खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं करेगा या हम कहें कोई सूट फाइल नहीं करेगा। क्या ऐसे एग्रीमेंट वैलिड होंगे या नहीं? फोर्थ, कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट है कि जो बहुत वैग है, कंफ्यूजिंग टाइप का एग्रीमेंट है, जिसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता है, बहुत कंफ्यूजिंग नेचर का है। क्या ऐसे एग्रीमेंट वहाँ पर वैलिड होंगे? फिफ्थ, कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट है जिसमें कि हम शर्त लगाते हैं, बैट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला नहीं इंग्लैंड जीतेगी, आप बोलते हो नहीं इंग्लैंड हारेगी, आप बोलते हो लगी 500 की शर्त, मैंने कहा ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये क्या एग्रीमेंट वैलिड होगा? सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सम एग्रीमेंट्स पर कि क्या ये वैलिड होंगे या नहीं। बात करते हैं हम सेक्शन 26 से लेकर 30 तक हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन 26 ये बोल रहा है यहाँ पर कि एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज वॉइड, यानी कि हर वो एग्रीमेंट जिसमें कि आप मैरिज करने से रेस्ट्रेंट लगा रहे हो, रोक लगा रहे हो किसी को शादी करने से, किसी पर्सन को, अदर देन अ माइनर को छोड़ के, तो ऐसे एग्रीमेंट वहाँ पर पूरी तरीके से वॉइड होंगे। सीधी साफ बात है, मतलब अगर आप किसी को शादी करने से रोकते हो तो वो एग्रीमेंट वहाँ पर वॉइड कहलाएंगे। इसमें केस भी है, केस का नाम है लॉय वर्सेस पियर्स, 1768 का केस है। इसमें मिस्टर पियर्स अपने लॉय को, मिसेस लॉय को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी और से शादी नहीं करेंगे, और अगर करते भी हैं तो वो मिसेस लॉय को ₹2000 प्रोवाइड करेंगे। अब बाद में क्या होता है कि जो पियर्स थे वो मैरी कर लेते हैं, किसी से शादी कर लेते हैं। बाद में मिसेस लॉय उन पर कोर्ट में केस लगा देती है। अब ये केस कोर्ट में गया, उसके बाद फिर लॉय ने यहाँ पर बोला कि मुझे इन्होंने ये सब बोला था, ये सब हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही बोला यहाँ पर कि सबसे पहली बात तो इट वाज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी यार, तो ये एग्रीमेंट तो पूरी तरीके से वॉइड है, इसको कंसीडर करा जाएगा। क्यों? बिकॉज़ ये एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट कर रहा है मैरी करने के लिए, किसी को शादी करने से रेस्ट्रेंट कर रहा है, शादी करने से रोक रहे हो, रोकना हो रहा है इसमें, तो ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से सेक्शन 26 के अंडर वॉइड होंगे। इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर एग्रीमेंट में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई विडो जो है वो रीमैरिज करती है तो वो जिस पर्सन से पहले उसकी शादी थी, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो मेंटेनेंस है, उसको वो क्लेम नहीं कर सकती है अगर वो रीमैरिज करती है तो अगर इस तरीके का एग्रीमेंट है तो वो पूरी तरीके से वैलिड है, ठीक है, क्योंकि ये आपको कोई शादी करने से नहीं रोक रहा है। ये केस था, केस का नाम था लुफ्तानिसा वर्सेस शहर बनू का केस था। कोर्ट ने यही हेल्ड करा था इसमें कि ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 27 पर। सेक्शन 27 ये कहता है कि एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड वॉइड है, यानी कि एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज़ रेस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज़ टू दैट एक्सटेंड वॉइड। यानी कि अगर आप किसी को ट्रेड करने से रोकते हो, मतलब बिजनेस करने से रोकते हो, उसका जो लॉफुल प्रोफेशन है वो करने से रोकते हो, रेस्ट्रेंट करते हो, तो वो अगर इस तरीके के एग्रीमेंट हो रहे हैं वहाँ पर, तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होंगे सेक्शन 27 के अंडर।
अब ये जो रेस्टोरेंट लग रहा है ये भले ही पूरी तरीके से लग रहा हो कि तू कहीं पर भी नहीं करेगा तेरा बिजनेस, या फिर कुछ एक्सटेंट कुछ सम पार्ट तक लग रहा हो, यहाँ तो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड ही होंगे। इसमें एक केस था, केस का नाम है मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार दास। इस केस में क्या था कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट था उन दोनों का एक सेम बिजनेस था और एक ही लोकेलिटी में बिजनेस था उनका। यहाँ पर अब डिफेंडेंट प्लेंटिफ से ये बोलता है कि तुम इस लोकेलिटी को छोड़कर किसी दूसरी लोकेलिटी में बिजनेस कर लो अपना, ठीक है, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए इसके बजाय कुछ मनी दूंगा, ठीक है। डिफेंडेंट प्लेंटिफ से ये बोलता है कि तुम इस लोकेलिटी को छोड़कर किसी दूसरी लोकेलिटी पर जाके अपना यह बिज़नेस कैरी ऑन करो, अगर तुम ये करते हो तो मैं तुम्हें कुछ मनी दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसकी बात मान लेता है और दूसरी लोकेलिटी में जाकर अपना बिजनेस खोल लेता है। बाद में जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट से वो पैसे मांगता है तो डिफेंडेंट उसको देने से मना कर देता है। फिर प्लेंटिफ जो है उसके अगेंस्ट स्यू फाइल करता है, केस जो है फिर कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट वहाँ पर यही हेल्ड करती है कि जो तुम दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट फॉर्म हुआ है वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। देयरफॉर जो प्लेंटिफ वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। क्यों वॉइड है? क्योंकि आप यहाँ पर किसी को अपना खुद का बिजनेस करने से रेस्ट्रेंट लगा रहे हो और सेक्शन 27 यही कहता है कि अगर आप किसी को रोक लगा रहे हो इन सब चीज़ों पर तो ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड रहेगा। मतलब आप अगर कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें कि आप सामने वाले को उसके ट्रेड या फिर हम कहें उसके बिजनेस को करने से रेस्ट्रेंट कर रहे हो तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड है। देयरफॉर जो प्लेंटिफ था ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। होप आपको केस समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि सेल ऑफ गुडविल, यानी कि जब भी कोई पर्सन अपनी बिजनेस के साथ गुडविल भी बेच देता है, सेल कर देता है, तो वो एग्रीमेंट में ऐसा भी लिखवा सकता है कि भाई तू अब इस तरह का बिज़नेस नहीं करेगा। मतलब अब वो जो उसने रेस्टोरेंट लगाया है वो रीज़नेबल होना चाहिए, नो डाउट, पर हाँ वो इस तरीके का रेस्टोरेंट लगा सकता है, एग्रीमेंट में ये लिखवा सकता है कि तू अब इस तरीके का बिज़नेस नहीं खोलेगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे एग्रीमेंट है तो वो फिर पूरी तरीके से वैलिड होंगे। दूसरा एक्सेप्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर, जिसमें सेक्शन 11 क्लॉज 2 ये कहता है कि जब भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है तो वहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपने में एक दूसरे से एग्रीमेंट करा सकते हैं कि भाई हम सिर्फ पार्टनरशिप का बिज़नेस ही रन करेंगे और कोई बिज़नेस रन नहीं करेंगे इसके अलावा, ये वो रेस्टोरेंट लगा सकते हैं। तो हाँ, ये एग्रीमेंट भी ऐसे वैलिड मानेंगे। दूसरा सेक्शन है इसी एक्सेप्शन में सेक्शन 36 ऑफ क्लॉज 2 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसमें एग्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है आउटगोइंग पार्टनर्स, यानी कि कोई पार्टनर ये बिज़नेस अगर छोड़ के जा रहा है तो उसके साथ ये एग्रीमेंट भी करा जा सकता है, जो इसको छोड़ के जा रहा है उससे ये भी एग्रीमेंट करा जा सकता है कि भाई तू इस फर्म का बिज़नेस बाहर जाके नहीं करेगा। इस तरीके का फिर रेस्टोरेंट उस पर लगाया जा सकता है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये भी पूरी तरीके से वैलिड मानेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 54 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्सेप्शन में ये कहता है कि व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड आइदर सम ऑफ द पार्टनर्स और सम थर्ड पार्टी में परचेज द बिजनेस एज वेल एज गुडविल ऑफ द फर्म, those partners who get such payment for the sale of goodwill may then agree that they will not carry on a similar business within a specified period or within a specified local limits if the restrictions imposed are reasonable, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। यानी कि जब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, जिनको ख़त्म किया जाता है, मतलब कोई थर्ड पार्टी आके इन पार्टनर्सों का फर्म परचेस करती है गुडविल के साथ साथ, तो यहाँ पर जिन पार्टनर्स को ये पेमेंट मिल रही है वो फिर एग्री करेंगे कि हाँ हम इस तरीके का बिज़नेस, इस तरह का सिमिलर बिज़नेस हम कहीं और नहीं खोलेंगे। हाँ, ये बोल रहा है मतलब आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, और हाँ ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये रीज़नेबल होना चाहिए, यानी कि विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन ए स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के दायरे में होना चाहिए। तभी यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट लगाया जा रहा है, अगर ये यहाँ पर ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है तो ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड है।
इसी में एक और सेक्शन है, सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसमें क्या है कि सिर्फ गुडविल बेचने की बात हुई है। यहाँ पर अगर किसी फर्म की जो गुडविल बेची जाती है तो कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो भी अपनी तरफ से जो एग्रीमेंट कर सकता है दूसरे आदमी को जिसको कि अपनी गुडविल बेचेगा कि हाँ मैं ये जो सिमिलर बिजनेस है ये कैरी ऑन नहीं करूँगा, तो ये भी रेस्टोरेंट लगाया जा सकता है। अगर ऐसे एग्रीमेंट हो रहे हैं तो वो भी वैलिड मानेंगे। सेक्शन 53 के तहत यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये एक्सेप्शन बताया गया है। अब थर्ड एक्सेप्शन ये है कि रेस्टोरेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस करते हैं, यानी कि सपोज़ आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, अब आपके बीच में और उस कंपनी के बीच में यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कंपनी वाला आपसे ये बोलता है कि तू सिर्फ मेरे लिए ही काम करेगा, 12 महीने के अंदर मतलब 1 साल तक तू सिर्फ मेरे लिए ही काम करेगा, मेरी कंपनी में ही काम करेगा, कहीं दूसरी जाके काम नहीं करेगा। तो ये जो रेस्टोरेंट लगाया है ये पूरी तरीके से वैलिड होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर फिर आप यहाँ पर बाउंड हो जाओगे कि आपको यहाँ पर 12 मंथ तक 1 साल के तक आपको यहाँ पर काम करना है, आप बाउंड हो जाओगे। अब ये बात अलग है कि आपको अगर काम नहीं जमा तो आप निकल सकते हो वहाँ से, पर अगर एग्रीमेंट ऐसा हो रहा है तो वो एग्रीमेंट में ये रेस्टोरेंट लग रहा है तो ये भी रेस्टोरेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो एक्सेप्शन है इसके तहत ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन है सोलस एग्रीमेंट। सोलस एग्रीमेंट क्या होता है कि यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि सेलर ये कहता है कि भाई मैं जो अपना सामान है वो सिर्फ आपको ही बेचूंगा और किसी को नहीं बेचूंगा, या फिर बायर ये कहता है कि मैं जो आपका ये सामान है ये आपसे ही ख़रीदूंगा और किसी से नहीं ख़रीदूंगा। तो ये 16 एग्रीमेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 16 एग्रीमेंट में रेस्टोरेंट लग रहे हैं इससे कोई एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि ये 16 एग्रीमेंट जो हैं ये पूरी तरीके से वैलिड होते हैं। तो ये थे इनके कुछ चारों एक्सेप्शन जो कि हमने पढ़े सेक्शन 27 में, कि आप बिज़नेस करने से रेस्टोरेंट लगाते हो तो वॉइड होते हैं, पर हाँ इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अभी हमने डिस्कस करें। होप आपको एक्सेप्शन समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपकी क्यूरीज भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखना कि वीडियो कैसी लग रही है। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगले सेक्शन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 28 विच सेज एग्रीमेंट्स इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड, यानी कि आप अगर किसी पर्सन को लीगल एक्शन करने से रोकते हो तो वहाँ पर वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स है और पर्सन वाई है, अब वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर यहाँ पर एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो अगर पर्सन एक्स वाई से बोलता है कि पर्सन वाई अगर यहाँ पर इस एग्रीमेंट में कुछ भी ब्रीच हुआ तो पर्सन वाई तू मुझे स्यू नहीं कर सकता, नहीं करेगा, तो ये इस तरीके का एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा, बिकॉज यहाँ पर पर्सन एक्स ने वाई को लीगल एक्शन लेने से रोका है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड है। देखिए इसमें लिमिटेशन को लेकर 2 सिचुएशन बताई गई है, यानी कि अगर आप किसी पर्सन से कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट करते हो कि जो लिमिटेशन है आपके पास सूट फाइल करने का, उसको हम अगर किसी एग्रीमेंट में ये बता देते हैं कि अगर उस लिमिटेशन को कम कर देते हैं, यानी कि हम अपनी नया लिमिटेशन बनाते हैं, तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट होता है कि वो ये बोलते हैं कि अगर हमारा बीच में कुछ ब्रीच होता है तो यहाँ पर जो हमें लिमिटेशन एक्ट के द्वारा राइट दिया गया है कि अगर एग्रीमेंट में ब्रीच होता है तो 3 साल के अंदर अंदर आपके पास राइट है कि आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप एग्रीमेंट में ये करवाते हैं कि नहीं, अगर ब्रीच होता है तो आप 1 साल के अंदर अंदर ही इसे राइट है आपके पास इन्फोर्स कराने का, मतलब आपने आपके एग्रीमेंट में एक नया लिमिटेशन बनाया, तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं ना वो पूरी तरीके से ही वॉइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपने लिमिटेशन लॉ जो है उसको वॉयलेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से वॉइड होते हैं। मतलब कि पहली सिचुएशन ये है कि जहां आप कंप्लीटली रूप से आप लीगल प्रोसीडिंग को स्टॉप करते हैं, यानी कि आप जो है किसी भी तरह से लीगल एक्शन नहीं ले सकते, ऐसा एग्रीमेंट में करते हैं, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होंगे।
और दूसरा ये कि एग्रीमेंट लिमिटिंग टाइम फॉर लीगल एक्शन, यानी जैसे लिमिटेशन, जैसे इसमें ये बोला गया है कि जो लिमिटेशन दे रखी है लिमिटेशन एक्ट में, आप उसे कम नहीं कर सकते एग्रीमेंट में, कि मतलब जो लिमिटेशन दी गई है कि 3 साल के भीतर भीतर आप कोर्ट में केस लगा सकते हैं, पर आपने ऐसा एग्रीमेंट करा है कि अगर कुछ भी हुआ, अगर ब्रीच हुआ तो नहीं, 1 साल के अंदर अंदर हम इसको कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। नहीं, आप लिमिटेशन एक्ट में जो लिमिटेशंस बताई गई है उसे कम नहीं कर सकते, बिकॉज इट वायलेट्स यार, लिमिटेशन लॉ को वायलेट कर रहा है वो। दैट्स वाई यहाँ पर ये एग्रीमेंट भी, अगर आप ऐसा करते हो जिसमें कि आप लिमिटेशंस को कम कर रहे हो, तो वो एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से वॉइड होगा। इसमें एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये कि अगर पार्टीज़ आपस में ये तय करती है कि उनके बीच में कोई भी अगर फ्यूचर डिस्प्यूट्स होते हैं, फ्यूचर में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तब वो अपने इस डिस्प्यूट्स को, इस विवाद को आर्बिट्रेशन में जाके सुलझाएंगे। तो ऐसा अगर एग्रीमेंट में होता है तो ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड रहेंगे। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि मान लो अगर ऑलरेडी ही डिस्प्यूट्स अराइज हो चुके हैं, तो क्या आप उसको रेफ़र कर सकते हैं आर्बिट्रेशन में? तो जी हाँ, आर्बिट्रेशन के पास आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। ऐसे एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड रहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 29, जो कि बोलता है एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, यानी कि एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कि क्लियरिटी नहीं हो, यानी कि जिस चीज़ पे आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें आपको क्लियरेंस नहीं हो, बहुत वैग है, सर्टेनिटी बनी हुई नहीं है उसमें, अनसर्टेन नेचर का हो, बहुत वैग हो, तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि कंफ्यूजिंग हो, तो ऐसे एग्रीमेंट वहाँ पर पूरी तरीके से वॉइड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, यानी कि ए एग्री करता है बी को 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करने का। अब देर इज़ नथिंग वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंटेड, यानी कि हमको ये तो इसमें अब पता नहीं है कि ऑयल कौन सा है, किस चीज़ का ऑयल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बहुत कन्फ्यूजिंग टाइप का मतलब एग्रीमेंट हो रहा है। तो ये एग्रीमेंट फिर पूरी तरीके से वॉइड होगा सेक्शन 29 के तहत। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 30, जो कि बोलता है कि एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, यानी कि वेजर मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे हम शर्त लगाते हैं फॉर एग्जांपल कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच चल रहा है, मैंने किसी पर्सन से ऐसा एग्रीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर कि देख पर्सन, इंडिया जीतेगी, तो वो पर्सन बोलता नहीं इंग्लैंड जीतेगी, तो मैंने क्या लगी शर्त 500 रुपये की, तो हाँ चल लगी। ये जो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं ना, तो इसमें ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये पूरी तरीके से वॉइड होगा सेक्शन 30 के अंडर, क्योंकि ये वेजर टाइप के एग्रीमेंट है, वेजरिंग एग्रीमेंट है, और वेजरिंग एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं। अब ये वेजरिंग के एसेंशियल्स भी होते हैं, यानी कि एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट ये होता है कि पहला कि पार्टीज़ हैव ऑपोजिट व्यूज़ रिगार्डिंग एन अनसर्टेन इवेंट, यानी कि पार्टीज़ के जो यहाँ पर अपोजिट व्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग उस अनिश्चित इवेंट्स के लिए, जो हमने अभी बोला कि नहीं ये जीतेगी, नहीं इंग्लैंड जीतेगी, ये जो इवेंट थी ये अनसर्टेन थी, तो पार्टीज़ के बीच में मतलब हम दोनों पर्सन्स के बीच में अपोजिट व्यूज़ थे रिगार्डिंग इस अनसर्टेन इवेंट के, ये पहला एसेंशियल। दूसरा एसेंशियल है कि चांसेस ऑफ गेन और लॉस, यानी कि आपको यहाँ पर हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, ठीक है, तो गेन भी हो सकता है, आपको लॉस भी होता है। तीसरा एसेंशियल है कि पार्टीज़ हैव नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग ऑफ बेट, यानी कि यहाँ पर फिर पार्टीज़ के बीच में क्या इंटरेस्ट रहता है, या तो वो जीतेंगे या तो वो हारेंगे इस बेट में, ठीक है। तो ये तीनों एसेंशियल्स है जब भी ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स बोले जाएंगे, अगर ये तीनों चीज़ हैं वहाँ पर तो, और वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो पूरी तरीके से वॉइड होंगे। और ये जो लॉटरी टिकट्स के जो एग्रीमेंट होते हैं ये भी वॉइड होते हैं। और हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि बोलता है कि हॉर्स रेस में जो पैसा लगाया जाता है वो वैलिड होंगे, मतलब एग्रीमेंट, यानी कि हॉर्स रेस में पैसा लगाया जाता है और अगर वो पैसा 500 रुपये से ऊपर हो तो फिर वो सेक्शन 30 को यहाँ पर कवर नहीं करेगा, ठीक। तो ये एक एक्सेप्शन था इसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ फॉलो करिए। टिल दैट मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।